वाई निकालने वाले सवाल तभी पूछे जाते हैं जिस एंगल से वो रे फैलती है, वो अगर एंगल बहुत छोटा हो तो, बिकॉज तभी हम साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा यूज करके वाई वाला डेरिवेशन का वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अदरवाइज वाई को निकालना काफी मुश्किल पड़ जाता है। तो अगर हमको या तो वाई निकालने बोला जाएगा, नहीं तो थीटा निकालने बोला जाएगा। ठीक है, थीटा अगर हमको बोला जाएगा तो आपको सीधा सीधे एक ही फॉर्मूला, तो थीटा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द डिस्क, जहाँ पे ये बनता है। ठीक है, ये फॉर फर्स्ट मिनिमा था, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, जहाँ पे ए क्या था उसकी width। अगर हमसे पूछा था एंगुलर कितना एंगुलर स्प्रेड होता है, तो हम थीटा को निकाल के वहां पे उसको डबल कर देंगे तो आपको एंगुलर स्प्रेड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक सवाल उस पे जिसमें कि हमको थीटा निकाल सकते हैं, और अगर वाई निकालने के लिए बोला जाएगा तो वाई हमको पता ही है, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई होता है, और वाई tan थीटा हो जाएगा वाई बाय डी हो जाएगा। इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि थीटा छोटा था तो वहां से इक्वेट करके इसको निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल किए थे। फिर मैंने एक लास्ट में एक सवाल तुम्हें करके दिखाया था। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो क्वेश्चन जो लास्ट वाला किया था वो अच्छा खासा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कि भाई अगर दो स्लिट है तो बताओ वहां पे वाईडीएससी होता है, वाईडीएससी के साथ साथ क्या 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 होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। जब हमने वाईडीएससी पढ़ा था तो हमने उस डिफ्रैक्शन को नहीं देखा था, क्योंकि हमको समय डिफ्रैक्शन नहीं आता था। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन और वाईडीएससी का क्वेश्चन अगर मिक्सअप करके पूछा जाए, तो वहाँ पे एक सवाल ऐसा हो जाता है कि हर स्लिट जो होती है S1 S2 वो भी अपना डिफ्रैक्शन क्रिएट करती है। वो डिफ्रैक्शन जब क्रिएट करेगी तो उसका अपना कुछ सेंटर बनेगा। हमको बोलेगा कि एक स्लिट के सेंटर में 10 फ्रिंजेस समा रही है। ठीक है, तो हमको हमसे पूछा जाएगा कि हमसे उससे स्मॉल डी कैपिटल डी पूछा जा सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमसे अगर एंगल हमको वहाँ पे कितने से वो स्प्रेड करेगा, हमको वो एंगल पता चली जाएगा। हमको कैपिटल डी पता होगा, जिससे कि हमको सेंटर का डायमीटर मिल सकता है। ठीक है, तो डायमीटर निकालने के बाद हमको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होगा, और वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन के कॉमन कॉम्बिनेशन से, उनके फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। हालांकि डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैंने देखा है कि इसके सवाल बोर्ड्स पे, चाहे आईसी बोर्ड में लो चाहे सीबीएसई बोर्ड में लो, काफी बार पूछे गए। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स पे अच्छे खासे हमको फोकस करना है। वाईडीएससी के न्यूमेरिकल्स काफी बार पूछे गए। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बट ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो उसके एक बार जो भी मैंने कंसेप्ट अलग अलग सिखाया ना, उसको अच्छे से देख जाना। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करना, और देखो कंसेप्ट को आएगा उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो चीजों के साथ तुम्हारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा मुझे लगता है ना, अभी तक पूरे 12th का, अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितना चैप्टर पढ़ते आए, उसमें अगर सबसे कोई आसान टॉपिक है ना, तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। इससे आसान चैप्टर तुम्हें शायद पीछे में तो नहीं मिलेगा, आगे में शायद से कुछ एक दो चैप्टर आ जाए तो आ जाए, लेकिन इससे आसान कोई चैप्टर नहीं। ठीक है, पूरे फिजिक्स 12th की जहाँ तक मुझे लगता है। देखो पोलराइजेशन अब पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में अगर आता है, फोकट फोकट के मार्क्स मिलेंगे। देखो याद रखना है कि हम लोगों ने जो पढ़ा था वेव्स के बारे में, तो कहानी ऐसी थी ना कि हाइजेंस की थ्योरी की कहानी थी। हाइजेंस ने ऐसा कहा था कि जो साउंड होता है उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, तो वेव नेचर मान लिया गया, लेकिन उसने जिस वेव नेचर की बात की थी कि जो लाइट का वेव नेचर है, उसने बोला था लाइट के वेव नेचर की दो प्रॉपर्टी है। पहली बात तो कि ये मैकेनिकल होता है, और दूसरी बात कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसने ये दो बातें कही। मैकेनिकल होता है तो मतलब इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। तो फिर ये बात बाद में गलत साबित हो गई थी। पहले अजम्पशन लिया गया था कि सन और अर्थ के बीच में ईथर है, लेकिन बाद में अजम्पशन गलत हो गया था। ठीक है, और बोला गया था कि साउंड कैसा नहीं कि जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, नॉन मैकेनिकल होता है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हैज गॉट नॉन मैकेनिकल नेचर, इट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। फिर क्या बोला गया था कि उसने बोला था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल होता है मतलब जो भी पार्टिकल होता है लाइट का, नहीं वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक पोलराइजेशन कम्स इन द टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स ओनली। ठीक है, कल तक खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला गया कि लाइट का नेचर, अगर बोला कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं
वो ऑसिलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। लेकिन फिर ये ऐसा बोला गया कि नहीं, ये बात भी मतलब बाद में फिर बोला गया कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, याद रखना है पूरे साइंस में, ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करता है, जिससे ये साबित बात होती है कि लाइट का जो नेचर होता है ना, वो ट्रांसवर्स होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। पहली बात गलत साबित हो गई, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरी बात थी कि लाइट को बोला गया लॉन्गिट्यूडनल, बोला गया था नो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना लाइट, इसके बारे में ऐसा बोला गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे कैसे रस्सी में पार्टिकल्स, जैसे जिधर वेव जाती है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, दैट ऑसिलेट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। ये बोला गया लाइट के बारे में। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या समझते हैं, लाइट इज अ light wave is transverse in nature, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लाइट वेव अगर ट्रांसवर्स होती है तो फिर यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये पोलराइजेशन क्या होता है फिर लाइट, ठीक है। तो मैं पहले ना ये इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देता हूँ पोलराइजेशन की, फिर हम लोग इसको पूरा का पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आएगा रीड करने पे, लेकिन आगे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट इज अ रेस्ट्रिक्शन of oscillation or vibration of a wave in plane मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो वाइब्रेशन ऑफ ए वेव इन अ प्लेन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी ऑसिलेशन की बात करते हैं, क्योंकि लाइट के पास तो दो ऑसिलेशन होती है। एक तो होती है उसकी ऑसिलेशन ई वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उसका कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होता। याद रखना, हमारे आईज पे जो सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे हमारे रेटिना में, उसको जो एक्साइट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बहुत कमजोर होता है, ठीक है। वो कहाँ से जो सिग्नल जो फ्लो करते हैं, ठीक है, तो ये देखो करंट जो फ्लो होती है किसकी वजह से होती है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, जो करंट बनती है। तो ऑब्वियस बात है हमारे आईज में भी तो क्या होता है, करंट ही तो बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एक्साइटेशन होता है क्या होता है, बहुत मिली वोल्ट की मिली या माइक्रो वोल्ट की करंट बनती है, तो कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम अपनी पूरी स्टडी में इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल करके फेंक देंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो वेव हमारे पास होती है, ठीक है, लाइट की, वो कैसी वेव होती है, अनपोलराइज्ड वेव। कैसी वेव होती है, अनपोलराइज्ड वेव। मतलब क्या हुआ, ये मान लो ऐसे एक प्लेन है ये, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर अनगिनत पार्टिकल्स, ठीक है। और या बोल सकते हैं कि जो वेव जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वो जो बनेगी ना, वो वेव किससे बनती है, सीधी सी बात है, लाइट वेव किससे बनती है, बल्ब है तो बल्ब में एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं फिर नीचे आते
ऐसे करके अरबों खरबों एटम्स होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए नीचे गए, ठीक है, उनसे बनती है वेव्स, ठीक है। अब अगर उनसे बनती है वेव्स तो किसका एक का हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऑसिलेट कर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वेव क्रिएट हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुई, दूसरा कोई निकलता है उसकी वजह से ऐसी हो जाएगी, तीसरे की वजह से ऐसे, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दैट इज एक्चुअली ऑसिलेटिंग इन इनफाइनाइट डायरेक्शन। और पॉसिबल भी है, वेव अगर ऐसी जा रही है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहीं पे अगर ऐसी है, वेव अगर ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कैसा हो जाएगा, अंदर या बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर मान लो अगर वेव ऐसे जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है, ठीक है, मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड किसी अलग एंगल पे होगी सच वे दैट दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये मान लो अंदर की तरफ है, ये एंगल ऐसा हो सकता है 90 डिग्री हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसी हो रही होगी। तो याद रखना, अगर हम देखें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास फ्रीडम होता है कि वो 360 डिग्री में कोई भी एंगल 0.1 0. कोई भी एंगल सेलेक्ट कर सकती है ऑसिलेट करने, और मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली वहां पे ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमको ऐसे एंगल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जब ये जो हमारे पास जो लाइट होती है ना, ठीक है, इस लाइट को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, देखो पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब होता है एंड, ठीक है, डायरेक्शन, कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ एंड, ठीक है, मतलब एक एंड को हम लोग पोल बोलते हैं। तो लाइट के पास जो होता है ना, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो फ्रीडम होता है ऑसिलेट करने का वो हर तरफ होता है, और ऐसी लाइट जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, दैट लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको याद नोट कर लेना, लाइट in which E vector oscillates in any direction is called un this is called as unpolarized light। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट को, ये तो मैंने दिखा दिया कि देखो ये हर तरफ होता है, इसको हम लोग सिंपल वे से कैसे दिखाते देखो, तो हम अपने कि हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो भले चीजें हमारे सामने कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि हम उसको सिंपल वे से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे स्टडी करते हैं, देखो इसको इस तरह से स्टडी करते हैं। ये हमने बोला कि लाइट जो है ना, इसको हमने ऐसा देखा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है, वेव इधर जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसी होगी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। दिस इज हाउ वी शो, दिस इज एग्जांपल ऑफ अनपोलराइज्ड। अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा हम इसको ऐसा दिखाते हैं।
तो हम ये देखो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वालिटी सबको पता है। अब इतने सारे डायरेक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट ले लो अलोंग एक्स और सारे के सारे कंपोनेंट ले लो अलोंग वाई। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबके कंपोनेंट ले लिया अलोंग एक्स, ठीक है, सबके हमने कंपोनेंट किधर ले लिया अलोंग एक्स ले लिया, और सबके कंपोनेंट हमने किधर ले लिया अलोंग वाई ले लिया। ठीक है, ये हमारा ये कौन सी लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड थी, बट दिस इज अ सिंपल वर्जन ऑफ सोलर। इसमें थोड़ा एरो को बड़ा दिखा दे रहा था मेरे को। ठीक है, दिस इज सिंपली अनपोलराइज्ड लाइट का सिंपल वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको इधर से देखा ना, ठीक है साम, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये एक लाइट जो है ना, अब इसको पेपर से कैसे रिप्रेजेंट करें, पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी दिखाते कभी कभी। ठीक है, एक ये तरीका होगा दिखाने का इसको, नो डाउट। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वेव किधर जा रही है, अंदर जा रही है। अगर मान लो वेव अगर ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, जेड एक्सिस मान लो इधर। ठीक है, वेव प्रोपोगेशन, अगर वेव इधर जा रही है तो मैं अनपोलराइज लाइट को कैसे दिखाऊंगा, तब देखो, तो मेरा अनपोलराइज लाइट ऐसा होगा, वेव इधर जा रही है, वेव को हम दिखाते हैं रेड से, ये मेरा वेव है। ठीक है, एंड वेव इधर जा रहा है, और ये एक मेरा अंदर की तरफ दिखा दिया मैंने, जो कि ऑसिलेट करेगा, और एक मैंने ऐसे दिखा, ये भी कैसी वेव, ये कौन सी वेव है, ये अनपोलराइज। ठीक है, ये भी कौन सी है, दिस इज ऑल्सो अनपोलराइज, ये भी अनपोलराइज, ये भी अनपोलराइज। लेकिन अब सोचो, अगर मान लो मैंने कुछ इसके तरीके होते कैसे करते हैं, ये जो तरीका नहीं हमारी आईज नहीं कर सकती है, हम लोग को ये जो काम करते हैं ना पोलराइजेशन का, वो हम लोग कुछ स्पेशल तरह के क्रिस्टल से करते हैं, उसके मैं नाम लिखूंगा अभी। अगर सोचो, ये लाइट को मैंने क्या किया, ये मेरा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, और अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसा दिखा दिया, ठीक है, तो इसका मैंने ये वाला जो ये वाला जो है ना, मैंने ऑसिलेशन इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, किसी तरह से खत्म कर दिया। अब ये वाली लाइट कैसी होगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, इसका ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, या तुम बोलोगे परपेंडिकुलर टू द पेन ऑफ द पेपर। ठीक है, अगर मैंने ऐसा दिखाया, ये वेव है, अगर मैंने इसको ऐसा दिखाया, तो दिस इज ऑल्सो पोलराइज लाइट। ठीक है, विथ
with the oscillation of electric field along the plane of the paper, ठीक है। तो तुमको कोई भी तरह से मिल जाएगा, ठीक है, या तुमको जनरली बुक्स पे ऐसा वाला डायग्राम दिया रहता है, ठीक है, अनपोलराइज्ड, ठीक है। और अगर इस अनपोलराइज्ड को मैंने पोलराइज कर दिया तो इसके ये फॉर्मेट हो जाएगा और इसका ये फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैंने इसको कर दिया पोलराइज पे तो एक मैं ऐसे दिखा दूंगा और एक को मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। और ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो गया, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा दिखाया। तो दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, साउंड वेव की अगर हम बात करें तो याद रखना साउंड वेव और लाइट वेव के बहुत बड़ा फर्क होता है। वो होता है कि साउंड वेव जो होती है कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती, ठीक है। लाइट वेव जो होती है पोलराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो, अब ये पोलराइजेशन जो होता है ना किस तरह से करते हैं जरा सा हम वो देखते हैं। तो ये तुमको समझ में आ गया ना कि भाई पोलराइजेशन, मैंने डेफिनेशन जो लिखी थी पोलराइजेशन की, वो डेफिनेशन क्या थी कि हम ऑसिलेशन को एक डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस की दो डायरेक्शन थे, एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड दूसरा होता परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। जो एक उस पे हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। कौन सा वाला हमने यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर दिया, तो पैरेलल वाला हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है। इसमें हमने कौन सा रेसिप्रोकेट कर लिया, तो परपेंडिकुलर वाला हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है। So this reciprocation of one of the oscillations of the electric field is called as polarization of light. Okay? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन फिनोमिना कौन करता है, हमारी आईज तो करती नहीं है। इज डन बाय, या तो ये करता है टॉर्मालिन क्रिस्टल एक तरह का आता है, दूसरा कर सकता है ये निकोल प्रिज्म, तीसरा ये कर सकता किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पोलराइज। पोलराइजेशन इस तीन चीजों से हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम पोलराइजेशन की बात करें ना तो ये कैसे होगा जरा देखो इसको। आपके क्रिस्टल जो होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान लो, सिंपल से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ पहले। ये मान लो यहाँ पे कैसे करके यहाँ पे ना ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पे ना ये ऐसे करके ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये एक्चुअली इतना जो हमको ये जो ओपनिंग चाहिए होती है ना हमको बहुत फाइन चाहिए होती है, और फाइन ओपनिंग हम लोग कार्डबोर्ड बना करके नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जो क्रिस्टल्स की जो मैंने बात की है ना उसमें, इस क्रिस्टल्स में क्या होते हैं
ऐसे करके एटम्स की स्पेसिंग होती है, ठीक है, जो कि बहुत फाइन होती है और ऐसे करके वो स्पेसिंग नेचुरल वे से होती है। तो नेचुरल स्पेसिंग होने की वजह से जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ना यहाँ पे वो कर सकती हूँ। अब यहाँ पे बोला गया कि एक लाइट है जो कि अनपोलराइज्ड है। ये इस तरह से अनपोलराइज्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल वे से 2 लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये लाइट जाएगी तो तुमको मैंने बता के रखा था इसको सिंपल वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसका सिंपल वर्जन ये होगा। यहाँ से जब ये लाइट जाएगी ना, तो याद रखना ये जो ओपनिंग होता है, ठीक है, ये रखा हमने कैसा वर्टिकल, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। क्लियर? जब ये जाएगा ना इधर से तो यहाँ पर 2 पार्ट है इसके, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट को स्पेस मिलता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, जो कि ऑसिलेट करेगा, देखो जो पार्ट इसके पैरेलल होगा, ठीक है, वो पार्ट तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जो पार्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट जो होगा यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अगर मैं इसको सिंपल से थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा, ये वाला, ये ऐसे भी ऑसिलेट कर रहा है और स्क्रीन के अंदर अंदर बाहर भी कर रहा है। देखो ये डॉट क्या लिखा था, अंदर बाहर कर रहा है, और ये क्या लिखा था, ऊपर नीचे। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी वेव्स होंगी। ये ज़्यादा सही है। कैसी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड। अब देखो, जो चीज़ ऑसिलेट कर रही है स्क्रीन के अंदर बाहर, वो यहाँ से कैसे पार हो पाए? इसको पता है। ये थोड़ा-सा तुम अगर इसको देखो ना, ये एग्ज़ाम्पल लेकर के थोड़ा एनालॉजी लेकर के मान लो कि अ, अगर तुम अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ओपन करो और अपने पेन और उसको ना वर्टिकल रखो। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को वर्टिकल रखो और बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। अब एक पेन ले लो, जिसको तुम पार देखो, हमारा जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अगर मैंने वर्टिकल रखा है तो बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। बीच वाली उंगली और दूसरी वाली उंगली, ठीक है? जो थंब के बगल वाली उंगली। अब वहाँ से हमने क्या किया, एक पेन को पास करवाने की कोशिश किया, जो पेन वर्टिकल है, पेन वर्टिकल पास हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी पेन को पास करवाने की कोशिश करें अगर हॉरिजॉन्टली, तो वो उंगली जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन बन करके बीच में आ जाती है, नहीं पार होने देती है। इन द सेम वे यहाँ पर ये पेन की तरह है और ये 2 उंगली के गैप की तरह है। उंगली के गैप को ऐसा रखो, ये यहाँ से आर पार निकल जाएगा, ये वाला। ये वाला जो डॉट वाला कंपोनेंट है ना, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज हाउ। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमको ऑसिलेशंस देखने के लिए मिलेंगे, वो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। हमने क्या बोला कि ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, ये है पोलराइज्ड लाइट। ये है अनपोलराइज्ड लाइट।
व्हाट इज दिस इज अ पोलराइजर। अगर सोचो तुमने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और तुमने क्या किया बीच से क्या की, मान लो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ऐसे ओपनिंग है, यहाँ से तुमने रस्सी ले ली, ठीक है, रस्सी को तुमने बीचों बीच से निकाल दिया। अब जब तुम रस्सी को ऑसिलेट करवाओगे ना ऐसा करके, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, तो यहाँ से ये वेव जो है ना बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेट करते 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 इसको जगह मिलती निकल जाएंगे। अगर मान लो मैंने रस्सी को अगर ऐसे ऑसिलेट करवाया, मतलब सुनो, मतलब पार्टिकल जो है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, अगर पैरेलल कराऊंगा ना, जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे ना यहाँ फंस के रह जाएंगे, तो इसको जगह नहीं मिलेगा ऑसिलेट करने का, यहाँ पे इतना छोटा रहेगा कि ये आगे स्लो हो जाएगा तो वेव आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है, और ऐसे वाला होगा तो रोकने का कोई नहीं है, निकल जाएगा। और अगर ये ऐसे होता है, ऐसे इधर 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 जगह मिलेगी, खट 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 ऐसे निकल ही नहीं पाएगी, ऐसे अटक के रह जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे आता है ना, ये ऐसे करके ऐसे करके आएगा तो जब फंस जाए। कुछ ऐसा होता है लाइट के साथ, लाइट का नेचर भी कैसा ट्रांसफर्स होता है ना, ठीक है, जो रस्सी में जो वेव बनती है वो भी ट्रांसफर्स होती है। साउंड वेव को मतलब ही नहीं है, साउंड वेव तो हमेशा कैसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है ना, साउंड वेव का ऑसिलेशन ही हमेशा ऐसा होता है। साउंड वेव तो साउंड वेव तो पार होनी ही होनी है, लेकिन जो रस्सी वाली वेव होती है, जो लाइट वाली वेव होती है ना, वो पार नहीं होती है पूरी की पूरी। तो समझ में आया सबको, ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज ओनली कॉल्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये पोलराइजेशन किस तरह से होता है ये भी क्लियर हो गया सबको। अब पोलराइजेशन हमने ये थोड़ा सा समझा। अब यही चीज, यही टॉपिक एक्चुअली थोड़ा रिपीट रिपीट कर देता हूँ मैं। और कैसे देखो, अगर हमसे बात की जाएगी इस पे कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो टर्म्स हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ जाना एक बार अच्छे से बस। इसमें से और कोई बहुत ज्यादा इसमें से सवाल आने के भी चांसेस नहीं होते। कुछ कुछ यही तो बेसिक बेसिक टॉपिक होते हैं जो कि हमको इसमें अच्छे से पढ़ जाना है। बाकी मेन तो खाली हमको इसमें से और एक चीज याद रखना है कि पोलराइजेशन जो होता है ना, एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है ना एक हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड का खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हमारे वो क्रिएट करता है, हमारे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है रेटिना पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो सेंसेशन भी कम हो जाएगा ना। इसलिए क्या होता है, जो पोलराइज लाइट होती है ना उसकी इंटेंसिटी कम होती है, याद रखना, इट हैज लेस इंटेंसिटी, इट हैज लेस इंटेंसिटी। अब देखो कितनी बार हमारी आंख में जो लाइट आती है ना, कितनी बार मान लो बल्ब है, बल्ब मान लो हमारे घर में पावर ही कम आ रहा है, बल्ब हमको डिम ग्लो करते हुए दिखेगा। अब वो भी इंटेंसिटी वहां पर भी कम हो गई। अब मान लो हमने कोई क्रिस्टल से देखा बल्ब को, तो भी इंटेंसिटी कम हो गई। हमारी आंखें जो होती है ना उसको पता नहीं चल पाता है कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है, याद रखना। लाइट पोलराइज है कि नहीं है, हमारे आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अगर इंटेंसिटी कम हो रही है उसका एक कारण पोलराइजेशन भी हो सकता है, दूसरा कारण उसका कुछ अलग भी हो सकता है। तो पोलराइजेशन को हुई है कि नहीं हुई है इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग इसी डिवाइस को दोबारा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, मैं क्लास अभी एंड कर देता हूँ, फिर से ज्वाइन कर दो ना।